जी, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? तो मेरा नाम शफ़क़त हसन रज़ा है और मैं जो हूँ जीके जो है कम से कम 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने जो है पीएमएस 2019 भी क्वालिफ़ाई किया था। अनफॉर्च्यूनेटली मैं उसको मुकम्मल नहीं, रिकमेंडेशन नहीं हो सकी। इसके अलावा मैंने 5-6 जो है पीपीएससी के टेस्ट दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 जो है मेरी उस पाँचों 6 में जो है रिटन जो है रिकमेंडेशन भी है। और जो मैंने 2-3 जॉब चूज़ करनी थी, उसको मैंने जो है फिर उसका इंटरव्यू भी दिया। जैसे कि मैं पुलिस 2017 में मैंने दिया, मेरा पहला टेस्ट था। वो जो है मेरा रिकमेंडेशन हो गई। फिर उसके बाद बीएमएस क्वालीफाई हुआ, रिटन वो नहीं हो सका अनफॉर्च्यूनेटली। फिर उसके अलावा मैं जो है इस वक़्त मैंने नायब तहसीलदार में रिटन भी किया, तहसीलदार का भी रिटन क्वालीफाई किया, नायब तहसीलदार की मेरी रिकमेंडेशन हो गई। उसके अलावा एआर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मेरा क्लियर है और बाकी भी 1-2 टेस्ट हैं जो मैंने जितने दिए हैं, मतलब लिमिटेड टेस्ट दिए थे जो अच्छी सीट्स थी उस पे। तो कहने का मकसद ये है कि एक शख्स जो क्वालीफाई कर लेता है या जिसका एक्सपीरियंस होता है, वो स्टूडेंट्स को जो कि न्यू होते हैं या जिनका क्वालीफाई नहीं हो रहा होता या किसी तरह रिकमेंडेशन नहीं ले सकते, वो उनको गाइड कर सकता है। तो हमारा ये जो 2 मंथ सेशन है, इसमें आपकी ये मदद होगी कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, उनके उनके लिए ड्यूरेशन हम कम कर देंगे। मतलब हम एक चीज़ को शॉर्ट करके आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आपको सही गाइडलाइन देंगे। आपको डाटा वगैरह तो मुख्तलिफ जगहों से मिल जाएगा। कोई कहेगा ये वाली किताब कर लो इम्तियाज़ शाहिद की, कोई कहेगा ये वाला कैप्सूल ले लो, कोई ये कहेगा। लेकिन सब सोर्सेज़ होने के बावजूद लोग क्वालीफाई क्यों नहीं करते? आज इस पे थोड़ी-सी बात मैं करूँगा। फिर हम आपकी मदद कैसे करेंगे कि हम जो हमें थोड़ा बहुता नॉलेज है और जो हमारे पास रहनुमाई मौजूद है, उसको आपको स्मार्ट वे में आप कैसे, मतलब कम टाइम में आप जो है कैसे रिटन क्वालीफाई कर सकते हैं। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ कि आप हमारे साथ अगर रहें, तो मतलब मैं हूँ या कोई भी ये मैडम मेरे साथ हैं, तो आपकी जो 6 माह या 8 माह या 10 माह की तैयारी है, वो 2 माह में शॉर्ट हो जाती है। तो आप इतना ज़्यादा, मतलब पहले आप हिचकोले खाते हैं स्टूडेंट, कभी यहाँ जा, फिर यहाँ जा, उस अकेडमी जा, इतनी महँगी-महँगी अकेडमीज़ हैं। तो उसके बाद एंड पे रिज़ल्ट क्या आता है, आपको पता ही नहीं होता कि एग्ज़ामिनर डिमांड क्या कर रहा है। पीपीएससी, एफपीएससी, पीएमएस जीके या आप अगर आगे इन फ्यूचर आप सीएसएस देते हैं, पीएमएस देते हैं, तो व्हाट इज़ नीडेड एंड व्हाट इज़ नॉट नीडेड? किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन-सी चीज़ नेसेसरी है और कौन-सी चीज़ नेसेसरी नहीं है। आपने क्या जो होता है, इसमें कम फीस के, मतलब कम फीस पे ही आप लोगों की करंट अफेयर, आपने कौन-सा अखबार पढ़ना है, आपने कहाँ से मवाद लेना है, ये जो हमारा एक इनिशिएटिव है, उसमें आपकी ये मदद होगी कि आपको एक, मतलब इंग्रीडिएंट निकाल के आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। आपको जेडब्ल्यूटी मैगज़ीन, आपको ग्लोबल विलेज के मैगज़ीन जो किप्स के हैं, या आपको मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आती हैं मंथली, या आपको डॉन न्यूज़पेपर डेली पढ़ने से मतलब जान छूट जाएगी आपकी। पढ़ना तो चाहिए, लेकिन स्मार्ट स्टडी यही होता है कि स्टूडेंट 1 पेपर को जल्द से जल्द तैयार करे। और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इस, मतलब आज के दौर में फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब किस-किस चीज़ को रिटेन करेंगे, किस-किस चीज़ को याद रखेंगे? तो मेन चीज़ होती है गाइडलाइन। पाकिस्तान अफेयर से आता है, करंट अफेयर से अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वॉइस का इशू हो रहा है।
उर्दू, पीपीएससी में तो उर्दू को काफी अहमियत है। इस्लामियात, फिर पीपीएससी में इस्लामियत का काफी अहम किरदार है। इसके बाद आपके पास ज्योग्राफी, फिर उसके बाद आपके पास हिस्ट्री। हिस्ट्री पाकिस्तान अफेयर एक ही चीज है, हिस्ट्री और पाकिस्तान अफेयर एक ही चीज मिलाप है उसका, उसको अलग से कर लें या एक ही साथ हम तो अलग से कराएंगे, या पाकिस्तान अफेयर के साथ मैं अगर कराऊंगा तो हिस्ट्री को एक मतलब कॉम्बिनेशन इसका मैं कराऊंगा। हिस्ट्री हो गया, और सबसे अहम चीज जो है वो है इंग्लिश और कंप्यूटर। तो ये टोटल 10 चीजें ऐसी हैं जहां से आपका पीपीएससी और एफपीएससी का पेपर जो है उसका इंग्रेडिएंट बनता है। अब ये था कि पीपीएससी में आप आज से 4 साल पहले इम्तियाज शाहिद की किताब होती थी, बच्चे पास पेपर पढ़ते थे और उसको क्लियर कर लेते थे या क्लियर होने के करीब होते थे। लेकिन जब से पेपर लीक हुआ 2020 के बाद, तहसीलदार के एग्जाम्स के बाद, उसके बाद स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना पड़ रही है। अब जो भी पेपर होता है, पिछले दिनों कल परसों एडी पैसी का हुआ या लेबर का हुआ, लेबर ऑफिसर का, तो बच्चे जो थे वो बड़े हवास बाख्ता हो गए पेपर को देख के। उसमें वजह क्या थी? उसमें वजह यही थी कि स्टूडेंट रट्टा लगा के इम्तियाज शाहिद को गए थे, लेकिन जब आप पेपर में जाते हैं तो सवाल आए हुए थे कॉन्सेप्चुअल, या आपके पास कॉन्सेप्चुअल ना भी सवाल हो, आपका कॉन्सेप्ट बना हो, तो आप किसी ना किसी तरह उस एमसीक्यूज की बुनियाद तक, जड़ तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी ये एक बहुत जरूरी है। तो ये आपके पास हम जो अपना सेशन करा रहे हैं, मेरी जो वो दोस्त हैं, हम उनके साथ मिलके जो एकेडमी रन कर रही हैं, हमने कहा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद हो सके और कम से कम फीस में आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छा क्लियर हो सके। तो ये 10 चीजें जो हैं, इसमें से मोस्टली पेपर आपका आता है। आप पेपर देखें भी तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास पेपर मोस्टली कहाँ से आ रहा है। तो ये एक छोटा सा आपके पास मैंने व्यू दिया है कि हम इन चीजों पे अपने 2 मंथ के सेशन में इन चीजों पे हम डिबेट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? जी जी, मैं मैसेजेस चैट्स नहीं देख सकूंगा, आप मुझसे वर्बली क्वेश्चन पूछें अगर कोई क्वेश्चन है। आवाज आ रही है ना आपको? जी स्टूडेंट्स। सर इनके माइक म्यूट किए हुए मैंने, और दूसरा ये है कि अभी किसी का अब कोई क्वेश्चन नहीं आया। मुझे इंटरेक्शन करने दें लोगों के साथ, चलें, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं पीपीएससी और एफपीएससी। मेन चीजें ये दो ही हैं, पीपीएससी और एफपीएससी। पीपीएससी मीन पीएमएस भी उसमें शामिल है। अब पीपीएससी और एफपीएससी में कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस होता है? अगर आप एफपीएससी की बात करें तो एफपीएससी में ज्यादा फोकस करंट अफेयर पे रहता है। और करंट अफेयर जो है इंशाल्लाह इस सेशन में आपको अच्छी तरह करा दिया जाएगा। कश्मीर इशू हो, कश्मीर इशू से रिलेटेड जितने भी कोई भी अहम डेवलपमेंट हो, फलस्तीन इशू हो, मसला कश्मीर हो, मसला फलस्तीन हो, मतलब कोई भी जो रनिंग करंट अफेयर, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जो भी हैं, उन सब पे, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, आपको उस पर ग्रिप रखनी है। और वो मोस्टली आपसे एफपीएससी में पूछा जाता है। पीपीएससी में भी करंट अफेयर को अहमियत है और 15 से 20% करंट अफेयर आ रहा है। इसी तरह आपके पास एफपीएससी और पीपीएससी में मेजर जो दूसरी चीज है, और वो मैं ही कराऊंगा, वो होगी अंग्रेजी। इंग्लिश जो है, बच्चे अब क्या है, हो क्या रहा है, बच्चे एक किताब मिलती है मॉडल पेपर पास्ट इम्तियाज शाहिद की, उस किताब को स्टूडेंट रट्टा तो लगा लेते हैं। अब वो नंबर कितने ले लेते हैं? वो 50 नंबर तक पहुंच जाते हैं, 40 से 50। और आपका जो आजकल मेरिट बन रहा है, वो आपका मेरिट बनता है 60 से 70। अब बच्चे 20 नंबर कहाँ से लॉस कर रहे हैं? बच्चे कहाँ से 20 नंबर गवा रहे हैं? तो वो मेन उनकी चीज है इंग्लिश।
क्योंकि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट नहीं है, इंग्लिश की वोकैबुलरी नहीं है, इंग्लिश की करेक्शन नहीं आती, ये सारी चीजें उनके लिए मसले हैं। और वो 15 से 20 नंबर, आप जो भी पेपर देख लें इंग्लिश का, 10 से 15 20 नंबर का इंग्लिश का वो पूछ ले पोर्शन, और बच्चे जो हैं उसमें काफी मतलब वीक हैं। उसके बाद आपके पास एफपीएससी में तो मैथ डिफाइन है, और वो मैथ है 20 नंबर का। अब जिन स्टूडेंट्स का मोस्टली बैकग्राउंड आर्ट्स का होता है, या कोई और बैकग्राउंड है जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, वो भी मैथ में काफी मसला पेश होने आता है। तो इंशाल्लाह हमारे सेशन में मैं अभी कुछ आपको डेमो भी कराऊंगा, डेमो शॉर्ट होगा ताकि आप लोग थक ना जाएं। तो उसमें फिर आपको मैथ मैं बताऊंगा कि कैसे हमने चलना है। आज 2-3 लेक्चर जो है ना सब्जेक्ट, उस पे मैं आपको डेमो कराता हूँ। तो ये एफपीएससी पीपीएससी का कुछ ऐसा, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेपर में अहम चीजें क्या है जो आप रट्टे से नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, चाहे आप किसी अकेडमी में जाएं, चाहे आप किसी टीचर को हायर करें, चाहे आप मतलब जो भी चीज करें, आपको इंग्लिश, मैथ्स, इन चीजों पे, करंट अफेयर पे ग्रिप होनी चाहिए। अदरवाइज आपके लिए वन पेपर जो है उसको पास करना काफी मुश्किल हो जाएगा। आप जितने भी वन पेपर जिन्होंने क्लियर किए हैं बाशमूल मैं, उनसे पूछ लें, उन सब की यही एक ही फिक्रा होगा कि आप इन चीजों पे काफी तवज्जो दें। तो ये कुछ था हमारा कि आपको सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं और कौन से पढ़ाए जाएंगे, और किस चीज पे ज्यादा तवज्जो देनी है, किस चीज पे कम अटेंशन देनी है। कम तो किसी चीज पे नहीं देनी, लेकिन ये चीजें ज्यादा है। आपको सीएसएस में भी बैठना है तो यू हैव टू पास वो एमपीटी, उसको एमपीटी को पास करना पड़ेगा, वो भी सारा जीके है। पहले साल आसान आ गया, अगले साल थोड़ा सा मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता वो मुश्किल ही होता जाएगा। इसका मतलब है आपको जीके हर हाल में, जीके का स्क्रीनिंग क्लियर करना पड़ेगा, चाहे पीएमएस में बैठे, क्योंकि पीएमएस के जीके में भी बच्चे काफी फेल होते हैं, और आप चाहे सीएसएस में बैठे, यू हैव टू पास स्क्रीनिंग टेस्ट, और वन पेपर जो है उसको लाजमी आपको क्लियर करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि आप सीएसएस या पीएमएस को ध्यान में रखें, आपको वन पेपर साथ देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जॉब तो लेनी है। तो उसके लिए आपको जीके का मतलब सब कुछ, इंग्लिश, मैथ, उनमें ग्रिप होना जरूरी है। तो मैं आपको आज स्टार्ट कराता हूँ मैथ से, क्योंकि मैथ, इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, 2-3, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगी, मैथ्स हो जाएगा, एवरीडे साइंस, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आप इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करते हैं तो आपको मजा भी आएगा, और आप लोग जो हैं इंशाल्लाह अपने आप में बेहतरी देखेंगे, और हम हर वक्त आपके लिए दस्तयाब रहेंगे, कोऑपरेटिव सारा अमला हमारा। तो इंशाल्लाह आप 2 से 3 माह के अंदर एक बम्ब चीज बन जाएंगे, और आपके लिए कोई पेपर मतलब इस तरह नहीं होगा कि आप बुरी तरह जो है उसको बड़ी अच्छी तरह से आप उसे पास करेंगे, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप क्वालिफाई करेंगे, रिटर्न भी क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं लेक्चर दे दूंगा, ज्यादा मदद कर दूंगा, मेहनत आपकी शामिल है। मैथ्स में इंशाल्लाह हम अपने 2 माह के सेशन में जो कवर करेंगे चीजें, वो मैं अभी से डिफाइन कर देता हूँ ताकि एक माइंड क्लियर हो। हम एवरेज पे क्वेश्चन करेंगे, एफपीएससी के जितने टेस्ट होते हैं उन सब में ये पोर्शन मौजूद होते हैं, कभी वो किसी से पूछ लेता है, कभी वो किसी से। फिर हम आपके पास रेशो करेंगे, फिर अलजबरा करेंगे, अलजबरा बेसिक अलजबरा। फिर आपके पास हम वर्क और टाइम पे जो है सवाल आते हैं, पीपीएससी में बहुत ज्यादा वर्क और टाइम पे सवाल आते हैं, उसे करेंगे। स्पीड एंड टाइम, इस पे सवाल आते हैं, हम ये करेंगे। ये पीपीएससी में भी आते हैं, एफपीएससी में आते हैं। फिर आपके पास परसेंटेज, इसको कवर करेंगे हम। अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन जो है ये कवर करेंगे। इस बार एडी एफआईए का पेपर आप देखें, एफआईए इंस्पेक्टर का पेपर देखें, एडीआईबी का पेपर देखें, जो जून और जुलाई में हुए हैं, उसमें अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
अर्थमेटिक सीरीज, उसमें से 10-10 सवाल आए हुए हैं। तो इसका मतलब जो वो 10 सवाल जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता वो उस पेपर से आउट हो गया। इसके अलावा और भी बड़ी चीजें हैं, रेशो होगी, प्रोपोर्शन होगी, एवरेज हो गया, अलजबरा हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, परसेंटेज होगी, और ये चीजें हैं मैथ की। और बाकी मेरे जहन में आती जाएंगी, मैं आपको कराता जाऊंगा। मैंने एक पूरा बनाया हुआ है, उसका लाहा अमल तैयार किया हुआ है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम वो सारी चीजें भी कवर करते जाएंगे। हाँ, इसमें एक और चीज रह गई जो है मैम, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी काफी सवाल आते हैं। तो ये हमारे पास मैथ का सिलेबस होगा और उसमें मैथ में हम ये करेंगे। मेरा अंदाज ये है कि मैं काफी चीजों को आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट जिनका साइंस वाला बैकग्राउंड नहीं है उनको भी आसानी से समझ आ जाए। तो मैं आज ही आपको एक कोई टॉपिक करा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको साथ सवाल भी दिया करूंगा या मुख्तलिफ वेबसाइट्स बता दूंगा कि इन वेबसाइट से आपने तैयारी करनी है। अगर आप सीरियस हैं, अगर टाइम पास करना है तो बस फिर आप लेक्चर सुने और कोई और काम करने लग जाए। तो एवरेज आज करते हैं। एवरेज का मतलब होता है, डेमो है थोड़ा सा, मैं बस टच दूंगा आपको, फिर भी टाइम काफी हो जाएगा। एवरेज का मतलब होता है औसत। सवाल काफी आए हुए हैं आपके पास एवरेज पे। सीएसएस में अगर आप बैठे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पेपर है, जो कि आपका लाजमी पेपर होता है, कंपलसरी, जो कि दूसरे दिन होता है, उसमें 40 नंबर का मैथ का पोर्शन है और हर साल 5 से 10 नंबर का एवरेज पे सवाल आता है। जरूरी नहीं कि वन पेपर में ही एवरेज या मैथ आपको मददगार हो, बाकी पीएमएस और सीएसएस में भी एवरेज या मैथ का जो है पोर्शन, वो काफी आपका मददगार होगा। तो इंशाल्लाह आप जब आगे कभी बैठेंगे सीएसएस में तो आपके लिए आज से ही आसानी पैदा होना शुरू हो जाएगी। एवरेज औसत को कहते हैं। अगर आपके पास एक प्लेयर है, एक टीम है और उसके प्लेयर्स ये स्कोर करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, एक टीम के 5 प्लेयर्स हैं और वो क्या करते हैं, इतना रन करते हैं, आपने उसकी एवरेज निकालनी है। ये आपको पूछ लेता है वो एवरेज निकालें। तो एवरेज क्या होती है, जितनी आपको डिजिट दिए गए हैं, जितने आपको नंबर दिए गए हैं, उन नंबर सबको जमा करें और उसकी तादाद से तकसीम कर दें। मतलब जितने नंबर्स हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तमाम डिजिट्स का सम डिवाइडेड बाय उनकी तादाद, नंबर ऑफ डिजिट्स, इसे हम कहते हैं एवरेज। आज जो डेमो है इसमें मैं आपको मजीद एडवांस पे नहीं लेकर जाऊंगा, पेपर में थोड़े से एडवांस सवाल भी आते हैं। मैं आपको बस यहीं तक महदूद रखूंगा कि आपको एक चीज समझ आ जाए और आपको लगे हाँ हमारे लिए सेशन मददगार हो सकता है। कैसे मददगार हो सकता है, मैं उसका आपको डेमो दे रहा हूँ कि हाँ आपके लिए मददगार होगा। जिनको आता है पहले से एवरेज ठीक है, उनके लिए सही है, लेकिन मैंने पास पेपर में से क्वेश्चन निकाले हुए हैं मुख्तलिफ, उनकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसकी मतलब एवरेज निकाल दी आपने तो आपको पता लग गया कि सम जितने भी नंबर है उनका सम ले लें, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और इसे डिवाइडेड बाय 5 कर दें। तो आपके पास ये 10, 20, 30, 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 5, 6, 30। तो आपके पास एवरेज कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस तरह आपकी एक एवरेज इन 5 फिगर्स की कितनी आ गई, 6 आ गई। इंशाल्लाह आगे हम चलेंगे, मैं जब मैथ मजीद करूंगा और इस पे लेक्चर दूंगा, मेरे 4 से 5 लेक्चर मैथ्स पे होंगे और मैं 8-10 चीजें जो है उन लेक्चर्स में कवर करूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि वो मीन पूछता है आपसे, फिर वो आपसे वो मोड पूछता है पेपर में, और ये काफी वन पेपर में आए गए हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, वो सारा क्या है वो आपको पता भी होगा। फिर उसके बाद मैं आपको सीरीज कराऊंगा कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है। आप अभी भी एफपीएससी का पेपर देख लें और उसका एडीएफआई और इंस्पेक्टर एफआई और एडीआईबी का देख लें, तो बच्चे कहते थे कि सीरीज पे सवाल नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, तो इसका मतलब आपको वो करना पड़ेगा।
तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। फिर रेशो, परसेंटेज, डिस्टेंस, टाइम, ये सारी चीजें जो है हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम मराहल में से गुजरते हुए इन्हें करेंगे। तो ये एक एवरेज में मैंने आपको वैसे डेमो बताया कि कैसे वो पूछ सकता है सवाल। बाकी क्वेश्चन मेरे पास काफी हैं। मैं आज नहीं चाहता कि आप आज जो है इतना ज्यादा आपके जहनों पे बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज और बम्बार्डमेंट ऑफ मैथ्स हो जाए कि आप जो है बिल्कुल ही किनारा कर लें। तो ये मैथ पे मुख्तसर सी बात हुई है। इंशाल्लाह आगे सेशन में फिर लंबी गुफ्तगू होंगे, लंबी बातें होंगी। अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा ईडीएस पे डेमो देता हूँ, एवरीडे साइंस। अब इसका नाम जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। एबिलिटी उन्होंने इसलिए नाम रखा है क्योंकि अब उसमें मैथ भी शामिल हो गया है। हम अभी ईडी साइंस ही उसे लेते हैं, एवरीडे साइंस। हम अपने लेक्चर में या अपने 2 माह के सेशन में एवरीडे साइंस पे जो चीजें कवर करेंगे, मैं आपको उसका थोड़ा सा एक खाका दे देता हूँ, आउटलाइन दे देता हूँ। इससे चीजें बाहर भी हो सकती हैं, इसके अंदर चीजें महदूद भी हो सकती हैं और इससे थोड़ी हटके भी हो सकती हैं। हमारे पास फिजिकल साइंस होगी। फिजिकल साइंस का मतलब है कि वो चीजें जिन्हें हम मतलब छू सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी साइंस होगी उसे हम फिजिकल साइंस कहेंगे। अर्थ है, अर्थ को हम छू सकते हैं, फिजिकली जिस्मानी तौर पे मौजूद है, तो वो कौन सी साइंस होगी? फिजिकल साइंस हो गई। सन हो गया, मतलब देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, मतलब उसको हम करेंगे तो वो फिजिकल आपके पास साइंस होगा। फिर हमारे पास जो दूसरे नंबर पे है, इन्वायरमेंटल साइंस होगी। इन्वायरमेंटल साइंस को कवर करेंगे, माहौलियाती जितनी भी चीजें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस। ये करंट अफेयर में भी आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग पे सवाल आ जाता है कि हर साल कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग जो है उनका उसका जो आप अगर इंग्लिश ऐसे करते हैं तो उसका ऐसे आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग करंट अफेयर में लाजमी आपके पास एक सवाल आता है। पाकिस्तान अफेयर में आ जाता है अगर आप CSS के एस्पिरेंट हैं। तो हम वैसे भी इसको एनवायरनमेंट साइंस को करेंगे कि एनवायरनमेंट में कितनी लेयर्स हैं, और बाकी जो है काफी जो है चीजें आ जाती हैं, फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं आपके पास, उसके अलावा एंटीसेप्टिक्स आ जाते हैं, इस तरह कुछ चीजें हैं वो करेंगे। फिर आपके पास फिजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, उसमें से काफी पोर्शन MCQs में आता है। और बाकी वैसे भी आपको आना चाहिए। CSS के अगर जो ख्वाब देखते हैं और करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है बायोलॉजिकल साइंस। ह्यूमन बायोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, आंख पे रेटिना क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, ये MCQs इस तरह के आए होते हैं। आपके पास ब्रेन पे आ जाता है, हार्ट पे आ जाता है, स्किन पे आ जाता है, लंग्स पे आ जाता है, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद आपके पास केमिकल साइंसेज है, बॉन्ड पे आ जाती हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह के कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड MCQs आते हैं। और आप FPSC का अगर पेपर देना चाहते हैं तो आपको इन चीजों में महारत होनी चाहिए, आप इन चीजों पे ग्रिप हासिल करें, क्योंकि अब वो एवरीडे साइंस बच्चों वाला नहीं आ रहा। अब एवरीडे साइंस थोड़ा एडवांस लेवल का आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता लग गया है कि बच्चे जो हैं वो काफी तेज हो गए हैं और काफी जो है मेहनत करने लग गए हैं। और फिर हम पढ़ेंगे फूड साइंसेस। ये कुछ चीजें हैं जो हम कवर करेंगे ईडीएस में। ये मैंने आउटलाइन दी है क्योंकि ये काफी ज्यादा है, तो मैं एक स्केच में आपको नहीं बता सकता कि इन कमिंग डेज हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक स्केच दिया कि आपके अजहान में ये बात नक्श हो जाए कि हम ये चीजें जो है जिसका दावा किया इंशाल्लाह ये करेंगे। इसमें भी मैं आपको एक छोटा सा जो है डेमो देता हूँ, और वो मैं लेता हूँ कैसे आपको MCQs कैसे तैयार करने हैं और आपकी हमारे पास क्या मदद हो सकती है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जो है इस पे MCQs आ जाते हैं।
सोलर लफ्ज सोलर से, सोलर का मतलब है सूरज। तो जो सिस्टम सूरज पर बुनियाद है, मतलब जिसका मरकज जो है वो सूरज है, उस सिस्टम को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। और आप सबको पता है कि हम जिस सिस्टम में रहते हैं वो सिस्टम कौन सा है, वो है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम जो है उसमें सूरज आपके पास दरमियान में है, सन। अब एग्जामिनर आपसे सूरज पे सवाल पूछ लेता है कि सूरज जो है उसका टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। फिर वो आपसे पूछ लेता है कि सूरज के अंदर जो हीट पैदा हो रही है वो किस अमल से हो रही है। तो इंशाल्लाह ये एवरीडे साइंस में हम पढ़ेंगे कि सूरज में जो हीट पैदा हो रही है वो हो रही है फ्यूजन के अमल से। किस अमल से हो रही है? फ्यूजन के अमल से। फ्यूजन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों का आपस में मिलकर बड़ी चीज बनाना। यानी आपके पास दो छोटे छोटे पार्टिकल जिन्हें हम हाइड्रोजन कहते हैं वो सूरज पर मिलते हैं और वो आपके पास हीलियम बनाते हैं। तो उस अमल के दौरान जब वो दोनों मिलते हैं आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। तो उस एनर्जी को इंसान जो है अपनी मुख्तलिफ कामों के लिए, उसके लिए अर्थ के लिए आती है जो, या मुख्तलिफ प्लैनेट्स के लिए, वो हमारे पास किस जरिए आ रही है? वो आ रही है फ्यूजन के अमल के जरिए। ये इस बार एफपीएससी में सवाल आए भी हुए थे। और उस वक्त जो गैस पैदा हो रही है वहां पे, वो कौन सी गैस है? वो है हीलियम, He, हीलियम है। अब आपके पास जो सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम जो है उसका दरमियानी हिस्से में है सूरज, और फिर उसके गिर्द आपके पास है मुख्तलिफ सियारे, या आप इसे कहते हैं प्लैनेट्स। तो आपके पास इसके बाहर 8 प्लैनेट्स हैं। सूरज के गिर्द जो प्लैनेट घूम रहे हैं वो कितने हैं? 8 हैं। आपको इन प्लैनेट्स के नाम तरतीब में याद करना होंगे, और वो याद करने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। वो है MVEMJ सन। ये आपको याद करना पड़ेगा, एक दो बार आप इसको जहन में दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये इनकी तरतीब है, MVEMJ सन। आपको ये नहीं करना मुख्तलिफ पहेलियां बनानी है, पहेलियां बना के याद करें या एक स्टोरी बना के याद करें। एक मुख्तसर सी चीज है, 8 प्लैनेट है, उसको इस तरह याद करें एक तरतीब में। MVEMJ सन, MVEMJ सन। तो पहला M जो है वो बता रहा है मरकरी को। तो सबसे पहला प्लैनेट जो सूरज के करीब तरीन है वो आपके पास कौन सा है? मरकरी। उसके बाद दूसरे नंबर पे MV, दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो है वीनस। ठीक है, ये जो सब नाम रखे गए हैं ये ग्रीक जो है, यूनानी जो खुदा थे, यूनान के जो देवता थे, उन देवताओं के नाम पे उन्होंने नाम रखे हैं। वीनस नाम हो गया, या मुख्तलिफ आगे जो नाम है वो उनके यूनान के जो देवता थे उनके नाम पे रखे गए हैं, जिसकी जिस चीज से शक्ल मिलती थी। मतलब जैसे आपके पास नेपच्यून है, तो नेपच्यून जो है वो नीला सा है। तो ग्रीक में जो होता था समंदर का बादशाह या समंदर का देवता, उसका नाम नेपच्यून था। तो उन्होंने कहा ये ब्लू कलर का है, तो नेपच्यून का नाम उन्होंने क्या रख दिया? उन्होंने मतलब उस सियारे का नाम जो ब्लू था उसका नेपच्यून रख दिया। इसी तरह मुख्तलिफ। तो पहला मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ जो हमारा सियारा है उसका नाम है अर्थ। फिर जे जुपिटर, एस सैटर्न, यू यूरेनस, एन नेपच्यून। तो ये आपके पास 8 ही सियारे हैं। 9वें को हम डिस्कस नहीं करेंगे और ना ही वो हमारा पार्ट है। वो बात की लंबी कहानी है कि क्या होता है, क्यों हम उसे काउंट भी करते हैं और काउंट नहीं भी करते। अब मैं इस पे आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे। मैं आपको जो भी चीज बता रहा हूँ 10 से 15 साल के जो पेपर है पास्ट, और सीएसएस और पीएमएस के पेपर जो है वो मेरे नजर में है। उनसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें पूछी जाएंगी और आपने तैयारी इस तरह करनी है। ना कि आपने
मैं आपको कह रहा हूँ मशरिक में करें, आप मगरिब की जानिब ना भागें। जो आपके पास एक पैटर्न है आप उसके मुताबिक चलें, जहां भी तैयारी करें। इस सेशन को आप ज्वाइन नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन आपकी रहनुमाई सही होनी चाहिए। आपका वक्त जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है। तो देखें, तो आपके पास मैंने ये इस तरह नाम लिखे हैं, MVEM, JSON। तो ये जो सियारे हैं ये इस तरह है। अब आपको एक लफ्ज याद रखना है, 0012, 0012 पहले 4 के लिए 0012। तो M मार्स है, तो 0 का मतलब है मार्स का कोई मून नहीं है, मार्स का कोई चांद नहीं है। इसी तरह वीनस, ये आपसे चांद पूछता है लेकिन वो पहले 4 का ही चांद पूछता है, ठीक है। ये जो पहले 4 है ना, इनका ही वो चांद पूछेगा आपसे कि इनके कितने चांद हैं। और भी बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या पूछता है। वीनस 0, इसका कोई चांद नहीं। अर्थ 1, अर्थ का एक ही चांद है, रोज आप देखते हैं। और मार्स, मार्स के कितने हैं आपके पास, मार्स के 2 चांद हैं, ठीक है। ये आपके पास MCQ पूछता है, आपने इस तरह याद करना है। MVM, JSON। MVM को आपने रखना है या 0012, 00 आपके पास क्या है, मून्स है, 12 क्या है, मून्स है। उसके बाद मैं आपको इस नक्शे से थोड़ी और मजीद मालूमात देना चाहता हूँ। सूरज के सबसे करीब है मरकरी। अब देखें, जो सियारा जितना सूरज के करीब होगा, सूरज की ग्रेविटेशन फोर्स, या मैं आपको आसान अल्फाज में कहूं, सूरज की कशिश की जो फोर्स होगी वो उतनी ज्यादा होगी। तो जो जितना करीब होगा उस पे उतनी ज्यादा फोर्स होगी और वो उतना तेज ही सूरज के गिर्द चक्कर काटेगा। इसका मतलब है वो सूरज के गिर्द जो रोटेशन करेगा, जिसे रिवॉल्विंग कहते हैं, रिवॉल्व जो करेगा वो सूरज के गिर्द उतनी ही तेजी से करेगा। इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा, इन सियारों में सबसे ज्यादा सूरज के गिर्द घूमने की जो स्पीड होगी वो किसकी होगी, जिसे हम कहते हैं रिवॉल्विंग स्पीड या स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, वो होगी आपके पास मरकरी की। तो मरकरी जो है वो सूरज के सबसे मतलब सूरज के गिर्द सबसे ज्यादा तेज घूमेगा, सूरज के गिर्द बात कर रहा हूं। अब आगे वीनस। वीनस जो है, वीनस का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब है कि वीनस जो है उसकी सतह पर मुख्तलिफ गैसें पाई जाती हैं। जब किसी सियारे के गिर्द गैसेस पाई जाएं, सूरज की रोशनी आती है और सियारे की सतह के साथ टकराती है। जैसे ही वो बाहर जाने लगती है तो वो जो गैसेस होती हैं वो सूरज की रोशनी को कैद कर लेती हैं, या कुछ रोशनी बाहर चल जाती है, कुछ अंदर ही रह जाती है। ये आपको मैं ग्लोबल वार्मिंग बताऊंगा। तो इस वजह से उस प्लेनेट का टेम्परेचर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो सबसे डेंस या सबसे कसीफ या सबसे, मतलब मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर है डेंस या मजबूत, वो वीनस का है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी किस पे होगा, वीनस पे होगा। लिहाजा वीनस जो है, वीनस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वीनस जो होता है वो हमेशा चमकता रहता है। इसलिए हम वीनस को ब्राइटनिंग स्टार भी कहते हैं, वीनस को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। चमक की वजह से वीनस जो है जमीन से नजर भी आता है, लिहाजा वीनस को जमीन से देखा जा सकता है। ये MCQs आता है कि कौन सा प्लेनेट जमीन से देखा जा सकता है, तो वो कौन सा है, वो आपके पास है वीनस। आप ये भी कह सकते हैं कि सर मरकरी जो है वो सूरज के सबसे करीब है, तो मरकरी का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मरकरी का टेम्परेचर इसलिए ज्यादा नहीं होता कि उसका एटमॉस्फेयर डेंस नहीं होता। सबसे डेंस एटमॉस्फेयर जो होता है वो होता है वीनस का। उसके बाद आपके पास अर्थ आती है, अर्थ पे हम अलग से बात करेंगे। फिर जुपिटर, सबसे बड़ा सियारा। अब वो पूछता है बड़ा सियारा कौन सा है। तो ये जो सियारे आखिरी 4 हैं, मैंने इसलिए आपको नाम अलग अलग बताए हैं। MVM एक अलग चीज है, उसके मून हो गए। JSON अलग चीज है। अब जुपिटर, यहां से जो पहला है वो सबसे बड़ा है। वो सियारा प्लेनेट सबसे बड़ा प्लेनेट है और कहा जाता है ये अर्थ से 11 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ये जो जुपिटर है, इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है। जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी और वो ज्यादा से ज्यादा चांद रख सकता है। तो हमारे पास इन 8 में से
जो सबसे बड़ा है वो कौन है? जुपिटर। और मून भी, चांद भी किसके सबसे ज्यादा होंगे? वो जुपिटर होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इसके चांद 67 है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। अभी साइंसदान मुकम्मल चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर सके, दिन ब दिन इनके चांद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो ये जो है जुपिटर, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। इसके पास सबसे ज्यादा मून्स हैं। तो पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा है वो है जुपिटर, उससे जो छोटा है वो है सैटर्न, तीसरा जो है वो है यूरेनस, और चौथे नंबर पे जो है वो है आपके पास नेपच्यून। तो आपने याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। ये आपके पास इम्तिहान में लाजमी पूछा जाता है। इन प्लेनेट की जो मैंने डिटेल बता दी है, इनसे बाहर एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछेगा इंशाल्लाह। तो जो सबसे बड़ा है वो है जुपिटर। आगे चलते जाएं, तीनों जो है वो छोटे होते जाएंगे और ये फिर बाद में आते हैं। तो ये आपके पास थे प्लैनेट्स। ये प्लैनेट जो है ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। और हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पे मौजूद है? हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पे मौजूद है? मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी अगर गैलेक्सी है तो हमारी गैलेक्सी की मुख्तलिफ विंग्स हैं, या हमारी गैलेक्सी की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। तो ये जो ब्रांच है स्पाइरल, इसकी शक्ल है स्पाइरल। स्पाइरल समझते हैं ना, कर्व वाली, जैसे बाल नहीं होता स्पाइरल, या आपके पास एक स्प्रिंग जो होता है उसे खींचें तो स्पाइरल बन जाता है। ये मिल्की वे गैलेक्सी की एक जो है एक शाख निकली हुई है जिस जो है स्पाइरल नमा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज आते हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम इस स्पाइरल नमा शेप पे मौजूद है। और उस सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है? वो है सूरज। और सूरज किसके गिर्द घूमता है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूमता है। अब आपके पास मुख्तलिफ सवाल आ जाता है इसी में। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर, इसके नाम से पता लग रहा है, ईयर कहते हैं साल को, लाइट कहते हैं रोशनी को, खालिस उर्दू में इसे नूर कहते हैं। रोशनी एक साल तक सफर करती रहे, ठीक है ना। रोशनी, ये जो लाइट है, अगर ये मुसलसल एक साल तक सफर करती रहे तो एक साल के दौरान ये जो सफर तय करेगी उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। तो रोशनी मुसलसल सफर तय करती रहेगी, तो एक साल बाद जब वो जहां पहुंचेगी उसके डिस्टेंस को नापा जाए तो उसे लाइट ईयर कहते हैं। आपके पास गैलेक्सियां जो हैं, गैलेक्सियों का मतलब डिस्टेंस नापने के लिए, या उनका कुतर नापने के लिए, या उनका डायामीटर नापने के लिए वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, तो उसे कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है। और आपके पास मजीद कुछ अगर डिटेल है तो एमसीक्यूज आ जाता है आपके पास कि जो आपका सोलर सिस्टम है, ऐसा सोलर सिस्टम, उसकी जिंदगी कितनी है? तो आपके सोलर सिस्टम की जिंदगी है 4.5 बिलियन, 4.5 अरब साल आपके सोलर सिस्टम की जिंदगी है। और आपका जो गैलेक्सी है या आपकी जो यूनिवर्स है, आपकी जो कायनात है, उस कायनात की उम्र कितनी है? तो वो है 13.77 बिलियन साल। आपकी कायनात की, ये एमसीक्यूज बहुत बार आता है, कायनात की उम्र कितनी है? 13.77 बिलियन। और सोलर सिस्टम की कितनी है? 4.5 बिलियन। और इसके अलावा ये तमाम जो कहानी या ये तमाम जो अमल शुरू हुआ, उस अमल को हम कहते हैं बिग बैंग। ये आपको भी पता है, और ये 5 नंबर का सीएसएस में भी सवाल आता है। बिग बैंग थ्योरी पे एमसीक्यूज भी आते हैं। यूनिवर्स या गैलेक्सीज जो बनना शुरू हुई थी, उनका अमल शुरू हुआ था बिग बैंग थ्योरी से। अभी तक इसको मैं कराता हूं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें,
हाँ मैडम, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी सवाल। जी मैडम, सवाल है किसी का? सर वो कह रहे हैं लाइट ईयर को जो है रिपीट कर दें। हाँ मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ लाइट ईयर पर। लाइट ईयर के एमसीक्यूज लाजमी आता है। ये एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी गैलेक्सी है। यहां से रोशनी चली और हमारे, उसका नाम है एंड्रोमीडा। ये एमसीक्यूज के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको ये भी याद हो जाए। रोशनी यहां से शुरू हुई, यहां पे गई। अगर ये रोशनी को यहां से यहां तक पहुंचने में 1 साल लगा है तो वो फासला क्या कहलाता है? 1 लाइट ईयर। या मैं सिंपल कह सकता हूं कि रोशनी 1 साल के दौरान जितना सफर तय करती है, फॉर एग्जाम्पल वो 1 साल चलती रहती है और वो आपके पास 1 ट्रिलियन किलोमीटर, 1 अरब किलोमीटर तय करती है, फॉर एग्जाम्पल 1 खरब किलोमीटर। तो वो 1 साल के दौरान रोशनी जो फासला तय किया, उस फासले को 1 खरब किलोमीटर को हम कहेंगे 1 लाइट ईयर। फिर सुन लें, रोशनी का सफर करना, और वो सफर 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 साल में, जिसमें 365 दिन होते हैं। रोशनी यहां से चली और चलती रही चलती रही चलती रही, और 1 साल के बाद वो जहां तक पहुंचेगी, आप एक पकड़ें, एंची स्टेप पकड़ें और उस फासले को तय करें, तो वो जो फासला होगा उस फासले को हम कहेंगे 1 लाइट ईयर। अब आपका सवाल होगा कि रोशनी तो फौरन हर जगह पहुंच जाती है, तो इसने फासला, मतलब इसे टाइम क्यों लगता है? ऐसी बात नहीं है। आपके पास सूरज जो है, सन, अर्थ, सूरज से भी जो रोशनी आती है वो जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। सूरज से रोशनी जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। तो इसका मतलब फासला बहुत ज्यादा है। अगर यही रोशनी कहीं और पहुंचे और कितना टाइम ले, 1 साल, तो वो जो दोनों के दरमियान फासला होगा उसे हम कहेंगे 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर बेसिकली, बुनियादी तौर पे किसका यूनिट है? ये है डिस्टेंस का यूनिट, ये है फासले का यूनिट। ठीक है जी, समझ आई? जी स्टूडेंट। जी सर इनका रिप्लाई आ मैडम, आप बोल। गया। जी जी आ हम्म, गई। आपको नहीं, उनको। उनको ही उनके मैसेजेस ही रीड करके बता रही हूँ। चलें, बाकी बिग बैंग ये सारी चीजें इंशाल्लाह कमिंग डेज में होंगी। अगर इंशाल्लाह आप ज्वाइन करते हैं तो ये एक अच्छा सफर होगा। और अब लास्ट चीज जो है वो मैं बात करूंगा आपकी, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं। मैं टॉपिक ले रहा हूं करंट अफेयर का। इंग्लिश अब टाइम इतना नहीं है, इंग्लिश को शुरू करूंगा तो बेटा आप आप लोगों को लोगों को समझ जो अभी सेशन नहीं की आएगी। डिटेल्स है ना वो लास्ट में बताती हूँ, ठीक है सर? करवा लें, फिर लास्ट में सबके साथ डिटेल्स शेयर करती हूँ। करंट अफेयर 5 मिनट आपके ले रहा हूँ। मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत उकता गए हैं क्योंकि आपने अभी डेमो लिया है। डेमो में इंसान थक जाता है जल्दी। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स से एक रिलेटेड चीज है जिसपे बेशुमार एमसीक्यूज आते हैं। एडीएमओडी का जो पेपर हुआ है इतवार को, उसमें आए हुए थे, सब इंस्पेक्टर में आए हुए थे। तो वो आज जो सवाल मैं आपको कराने लगा हूं वो है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। जब पहली जंग अजीम हुई, पहली जंग अजीम को खत्म करने के लिए दुनिया के तमाम ममालिक ने सोचा कि एक अमन पुरअमन अदारा होना चाहिए जो कि हर मुल्क पर हुकूमत रखता हो। हुकूमत नहीं तो हम इसे कह सकते हैं कि हर मुल्क पर उसकी कुछ चलती हो, ताकि तमाम मुल्क उसकी तरफ देखें और कोई ऐसी सरगर्मी ना करें जिससे
दुनिया का जो अमन है वो खतरे में पड़ जाए। तो 1914 से वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक एक जंगे अजीम अव्वल हुई, और 1918 के बाद दुनिया के तमाम लीडरान ने इस बात की जरूरत महसूस की कि एक बड़ा अदारा आना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में सबसे सुप्रीम हो। तो उसको नाम दिया गया लीग ऑफ नेशंस। उसको नाम क्या दिया गया? लीग ऑफ नेशंस, तमाम दुनिया की लीग। लेकिन ये 1919 में बना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस अदारे ने भी अपनी इख्तियार को सही इस्तेमाल नहीं कर सका, जिसकी वजह से जंगे अजीम दोम, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2, वो जो है स्टार्ट हो गई। और वो कब से कब तक रही? 1939 से 1945 के दौरान। 1939 से 1945 के दरमियान 6 साल पर मुहित जंगे अजीम दोम हुई, और फिर पहले की तरह तमाम दुनियाई ममालिक के लीडरान ने इस जरूरत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि दे नीड एन अदर लीग ऑफ नेशन, उन्हें एक और लीग ऑफ नेशन की जरूरत है। तो उस वक्त जो चीज मार्जे वजूद में आई उसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन आपके पास 24 अक्टूबर 1945 को मार्जे वजूद में आई। 24 अक्टूबर को हर साल इक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जाता है, जिसे हम डे ऑफ यूनाइटेड नेशन कहते हैं। एमसीक्यूज हर बार आता है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का दिन मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन के 1945 के बनने के बाद दुनिया में कोई डायरेक्ट जंगे नहीं हुई। अगर करंट अफेयर मैं पढ़ाऊंगा तो आई विल डिस्कस अबाउट कोल्ड वार, प्रॉक्सी वार्स, पता नहीं कौन कौन सी वारें हैं। लेकिन 1945 के बाद जंगे अजीम तीसरी नहीं हुई, वर्ल्ड वार 3 नहीं हुई। छोटी मोटी जंगें, सर्द जंगें और सिविल जंगें, जगजुई जंगें, मतलब ये जिन्हें हम कहते हैं दूसरी, मतलब बगावती जंगें होती नहीं, लेकिन कोई डायरेक्ट वार नहीं हुई। तो वो किसकी वजह से? तमाम साइंटिस्ट जो हैं या तमाम जो सियासी साइंसदान जो हैं वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की वजह से जंगे अजीम थर्ड नहीं हुई। तो यूनाइटेड नेशन 1945 को मार्जे वजूद में आई। यूनाइटेड नेशन जो है उसका नाम जो है 1942 में रखा गया। देखें, पाकिस्तान 1947 में बना, इसका नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही रख दिया। तो नाम पहले ही रख दिया जाता है। तो 1942 में यूनाइटेड नेशन का नाम रखा गया, और इसका नाम जिस बंदे ने रखा वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का प्रेसिडेंट एफडी रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। तो 1942 में इसका नाम रखा, मार्जे वजूद में 1945 में आई। इस वक्त यूनाइटेड नेशन जो है वो पूरी दुनिया में सबसे सुप्रीम है, और तमाम ममालिक थोड़ा बहुत इसकी बात पर अमल करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन यूएनओ जो है इस वक्त इसके 6 ऑर्गन है। इसके बुनियादी तौर पे कितने ऑर्गन है? 6 ऑर्गन है। ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 6 ऑर्गन में क्या क्या है, वीटो क्या होता है, एमसीक्यूज है, ये सारा एमसीक्यूज रिलेटेड है। फिर यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के बाद जो मैं कमिंग लेक्चर में डिस्कस करूंगा ये सारा एमसीक्यूज है। इट विल हेल्प यू इन एमसीक्यूज पेपर। ऑर्गन्स है, फिर उसके बाद इसके सेक्रेटरी जनरल पे बात होगी कमिंग लेक्चर में। फिर इसके बाद इसका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उस पे बात होगी। फिर यूएनओ जो है उसके हेडक्वार्टर पे बात होगी, और फिर जो है यूनाइटेड नेशन जो है उसकी वीटो पे बात होगी, और फिर यूनाइटेड नेशन जो है उसके सिक्योरिटी काउंसिल जो है
उस पे बात होगी और ये एक ही दिन में होगी और ये आने वाले लेक्चर में होगी। तो ये मुकम्मल आपका था। मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया यूनाइटेड नेशन पे। तो आपका कोई सवाल है तो आप मैडम से पूछें, वो मुझे बताती हैं। कोई और बात है तो पूछें मुझसे। आज मेरा डेमो मैंने जो आपको देना था, मुझे उम्मीद है ये आपके लिए बड़ा सूदमंद होगा, बड़ा प्रॉफिटेबल होगा, बड़ा ही अहम होगा। जी कोई क्वेश्चन कोई? सर ऐसा करते हैं, मैं थोड़ी सी इनको डिटेल्स बता दूं तो इनको अनम्यूट कर देते हैं, फिर ये खुद ही पूछ लेंगे। चलें आप बताएं, फिर मैं वेट कर रहा हूँ आपका 2 मिनट। स्क्रीन क्लियर शो हो रही है बच्चों आपको? ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ना सेशन के बारे में, तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना सारे, इंग्लिश हो गया आपका, करंट अफेयर्स हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, इनके ये टोटल लेक्चर्स भी बताए हुए हैं कि कितने लेक्चर्स होंगे इनके। इसमें आपके टोटल 10 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो करवाए जाएंगे आपके 70 डेज में। ठीक है, 100 प्लस इसमें आपके लेक्चर्स हो जाएंगे। ये जो आपका 10th बैच है, ये सेशन है आपका, जूम पे आप लोगों की जो है डेली क्लासेस हुआ करेंगी, और 9 PM डेली, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, और इसके अलावा कोई डिटेल्स अगर आप लोगों ने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो है, ये स्लाइड्स गलत है, तो आप लोगों को जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें। वीकली आप लोगों के मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, जो आपके लेक्चर्स पूरा हफ्ता आपको पढ़ाया जाएगा, उसी का आपका जो है ना टेस्ट लिया जाएगा। और एक और चीज कि जिन बच्चों का जो है लेक्चर मिस हो जाता है, उनको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, इसकी फीस क्या है? इसकी फीस जो है आपकी 6500 इसकी फी है, ठीक है, कंप्लीट सेशन की। और इसमें डिस्काउंट ये है आपका कि जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फर्स्ट 20 जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो फी होगी वो 4000 होगी। ठीक है, जिसमें से आई थिंक बगैर डेमो लिए 9 स्टूडेंट्स जो है रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अपनी कंप्लीट, कल से आज तक। तो ये जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स है ना, इनकी फी होगी 4000, और उसके बाद जो भी आएगा यानी कि 21 स्टूडेंट 6500 ही होगी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ये नंबर आपको दिया हुआ है मैंने कांटेक्ट के लिए, इसी नंबर पे जो है इजी पैसा अकाउंट है, आपने यहाँ पे फी सबमिट करवा के मुझे इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, अपना जो है नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, सिटी नेम, ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स के साथ भेजना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और जैसे ही कंप्लीट स्टूडेंट्स हो जाएंगे 20, तो मैं माजरत कर लूंगी। इसके अलावा भी ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जूम पे जो है ना 100 स्टूडेंट्स की लिमिट है, तो 100 स्टूडेंट्स से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स नहीं लेने। और आप लोग जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हो, वो तकरीबन जो है ना 20 के स्टूडेंट्स हो, यानी कि 20,000 स्टूडेंट्स हो। और अभी भी जो है व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमारा जो है ना जूम हमें चलाना नहीं आ रहा, तो वो सिखा दें। तो ये चीजें होती रहेंगी। आप लोगों को जो है डेली आप लोगों का लेक्चर होगा, और जैसे सर कह रहे हैं मैसेजेस का इशू हो रहा है, तो आप लोगों के जो है माइक भी ऑन रखे जाएंगे, ताकि आप लोग डायरेक्टली उसी टाइम सर से क्वेश्चन भी कर लो, आपका जो भी हो। ठीक है, मजीद अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डिटेल्स चाहिए, तो फिर वो इस नंबर पे जो है मुझे कांटेक्ट कर लें, कॉल कर लें, या मैसेज कर लें, या व्हाट्सएप कर लें, मैं इनको वहां पे जो है ना डिटेल्स दे दूंगी। ठीक है सर, फिर आप कर लें। जी जी जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे। जी स्टूडेंट्स, जी जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का।
हाँ, अब माइक ओपन हो गई है, सही है। जी, किसी का है सवाल? ये काइंडली काइंडली अपना नाम और एरिया बता के जी पास सर। करना प्लीज। नाम और एरिया बता के प्लीज। जी सर, मैं मोहम्मद सगीर बात कर रहा हूँ। बखर से। जी 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 जनाब, हुक्म फरमाएं जनाब। सर हमारे पास इंटरनेट का इशू है। वो आपको ऑनलाइन जो लेक्चर होंगे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग कहीं पे भी जाके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। सर सॉरी, मैं आपको जी, क्वेश्चन कह रही हूँ पूछिए। कि रिकॉर्डिंग जो है ना वो डाउनलोड नहीं होगी बच्चों, वो आप लोगों के पास जो है आपके ड्राइव में लिंक अपलोड ओपन कर हो दी जाएगा। जाएगी और लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास होगी। जी सर, मैं मोहम्मद सगीर बात कर रहा हूँ मुल्तान से।